हेलो एवरीवन, एम्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने उत्तराखंड के काले नीति तंत्र के बारे में चर्चा की। तो आइए आज हमारे नई वीडियो के साथ जिसमें आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सबसे प्राचीन राजवंश या उत्तराखंड की पहली राजनीतिक शक्ति जिसे कुलिंद के नाम से जाना जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुलिंद राजवंश का यदि हम इतिहास की बात करें तो काल विभाजन में इसको हम 3 काल में बांटते हैं। यदि पहले काल की बात करें तो पहला काल आता है महाभारत काल, दूसरे काल की बात करेंगे तो दूसरा काल आता है महाजनपद काल और तीसरा काल आता है मौर्य उत्तर काल, यानी कि मौर्य वंश के पतन होने के पश्चात, यानी जब मौर्य वंश समाप्त हो गया था महाजनपद के अंत में, उसके बाद का तीसरा काल हम देखेंगे। अगर उत्तराखंड में महाभारत काल की बात करें तो महाभारत काल में हम लोग ये पाते हैं कि महाभारत काल में एक राजा थे जिस राजा का नाम था सुबाहु राजा। और ये जो सुबाहु राजा थे इनकी राजधानी हुआ करती थी सुबाहुपुर, और ये सुबाहुपुर पड़ता है वर्तमान का श्रीनगर गढ़वाल। श्रीनगर उत्तराखंड के गढ़वाल के इसी क्षेत्र को सुबाहुपुर के नाम से जाना जाता था। कालांतर में जब सुबाहु राजा के बाद उनके बेटे आए और उनके बेटे का नाम था विराट, और विराट ने जो अपनी राजधानी बनाई वो बनाई विराटगढ़, और वर्तमान में ये विराटगढ़ देहरादून के बैराटगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था महाभारत काल के समय का कुलिंद राजवंश, और ऐसा बोला जाता है कि इस समय पे स्थानीय लोगों को कुलिंद कह करके पुकारा जाता था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे महाजनपद काल की, तो महाजनपद काल का काल विभाजन 900 से 200 ईसा पूर्व तक का माना गया। इस महाजनपद काल में हम लोगों ने प्रमुख भारत के राजवंश को देखा जिसको मौर्य वंश के नाम से हमने जाना, और मौर्य वंश के सबसे प्रतापी राजा निकले जिनका नाम था सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक ने अपने प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अभिलेख लिखवाने और अभिलेखों के माध्यम से राजा अशोक अपनी प्रजा से बातें किया करते थे। उन के अभिलेखों में एक प्रमुख अभिलेख है जिसको हम लोग कालसी अभिलेख के नाम से जानते हैं, और ये कालसी अभिलेख उत्तराखंड के कालसी नामक स्थान पर उत्कीर्ण है, जो कि अशोक के दूसरे अभिलेख को दर्शाता है। इसमें ऐसा बात बताई गई है कि सम्राट अशोक ने प्रजा के लिए और जानवरों के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद बात करेंगे कि इनके अभिलेख में किस चीज़ का उत्कीर्ण मिलता है। इसमें पुलिंद की जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के जो वासी थे उनको पुलिंद कहकर के संबोधित किया जाता था। और यदि कालसी की बात करें तो इसका प्राचीन नाम कालकूट यानी कि विष का प्याला रहा है, इसे कालकूट के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस अभिलेख के माध्यम से ये भी जानकारी मिलती है कि उत्तराखंड के महाजनपद काल के अर्थात मौर्य काल के समय पर हमारे यहाँ गण शासन हुआ करता था। इसके बाद मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल चलता है 200 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईस्वी तक का। इस समय पर जो शासन का प्रमुख केंद्र देखने को मिला वो शत्रुघ्न नगर था, और ये शत्रुघ्न नगर वर्तमान का सहारनपुर अंबाला क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये तो था काल विभाजन के बारे में बात। आखिर हमें पता कैसे चलता है कि इस समय पर कुलिंद राजवंश रहा करता होगा। तो बात करें कुलिंद राजवंश की जानकारी की, तो इसकी जानकारी को जानने के 2 स्रोत हुआ करते हैं। एक है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में हमें जानकारी मिलती है टॉलमी के भारत के भूगोल नाम की पुस्तक से। दूसरा बात करेंगे तो पाणिनि जी के अष्टाध्यायी नामक पुस्तक से। अगर इसके अतिरिक्त बात करें तो महाभारत का वन पर्व और रामायण का किष्किंधा कांड भी हमें उत्तराखंड के इस क्षेत्र में कुलिंदों के वास करने की जानकारी देता है। यदि पुरातात्विक स्रोतों की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत हमें 2 प्रकार से मिलते हैं। एक मिलता है मुद्राओं के माध्यम से और दूसरा मिलता है अभिलेखों के माध्यम से। यदि अभिलेख की बात करें तो कुल मिलाकर कुलिंद वंश के 5 अभिलेख मिले, जिनमें 4 मिले भरूत अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए, और एक अभिलेख मिला है मथुरा से जो कि उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ। इसके अलावा मुद्राओं की बात करें तो 3 मुद्राएं हैं, और तीनों की 3 मुद्राएं अलग अलग प्रकार की जो कि एक अलग अलग कालखंड में कुलिंद वंश के विस्तृत होने की जानकारी देते हैं। यदि इनके राजाओं की बात करें तो इनके ऐतिहासिक राजवंश नाम करके क्योंकि राजनीतिक शक्ति थी तो क्रमागत राजाओं की जानकारी नहीं मिल पाती है, किंतु यथातथ्य आंकड़ों के आधार पर अगर राजाओं की बात करें तो राजाएं कुछ इस प्रकार से, जिनमें पहले राजा की बात करें तो विषदेव, दूसरे अग्रराज, तीसरे धनभूति, चौथे बलभूति प्रथम, 5वें बलभूति सेकंड, बलभूति के बाद सबसे शक्तिशाली शासक है अमुकभूति। अमुकभूति की बात है मगध, शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, छत्रेश्वर, भानु और रावण। इसके अलावा कुछ अन्य शासकों की जानकारी भी मिलती है जैसे गोमित्र और आसेक। इसके अलावा 2 अन्य राजा थे जिनको शिवरक्षित और विजयभूति के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल इस तरीके से 15-16 हम लोग इनके राजाओं को जानते हैं। यदि इनकी जानकारी के प्रमुख स्रोत की बात करें तो कुलिंद राजवंश के इतिहास को जानने का सबसे अच्छा स्रोत है उन राजाओं की मुद्राएं। इन राजाओं ने अलग अलग कालखंडों में अलग अलग मुद्राओं के बारे में बात बताई। यदि सामान्यतः अगर इनकी मुद्राओं की बात करें तो इनकी मुद्राओं में कादस्य का उत्कीर्ण देखने को मिलता है। इनकी मुद्राओं में कादस्य का उत्कीर्ण देखने को मिलता है। अगर बात करें मुद्राओं की तो कुल 3 प्रकार की मुद्राएं रही, जिसमें सबसे प्रचलित जो मुद्रा थी जो कि सबसे प्राचीन मुद्रा भी मानी जाती है उसे अमुकभूति प्रकार
और ये अमोघी प्रकार की मुद्रा की जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी, उसके साथ साथ खरुष की लिपि का भी कुछ स्थलों से जानकारी की बात प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अपने सिक्के बनाए वो दो प्रकार के सिक्के बने, यानी कि जो धातु का प्रयोग किया गया, एक इसने ताम्र धातु का प्रयोग किया और दूसरा रजत धातु का प्रयोग किया। अगर ताम्र की बात करें, रजत की बात करें, तो रजत धातु के जो सिक्के थे उनके जो भार था वो 31 से लेकर के 38 ग्राम था, और जो ताम्र धातु की बात करें तो ताम्र मुद्राएं थी, जिन मुद्राओं में ताम्र का प्रयोग किया था उनके उनका जो भार था 95 से 256 ग्राम तक देखने को मिला। इसके अलावा बात करें तो इनके जो सिक्के हुआ करते थे उनके सिक्कों में देवी और व्रत का अंकन होता था। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे सिक्के भी मिले जिससे स्वास्तिक, त्रिशूल और नाग की पुष्टि होती है। अगर अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं की बात करें तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राएं थी मुख्यतः कत्यूर घाटी वाले क्षेत्र से मिली है, और कत्यूर घाटी की ये मुद्राएं ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कि ब्राह्मी लिपि में है, और इनका जो भार है वो 119 से 327 ग्राम तक देखा गया। इसके अलावा यदि बात करें कि इन मुद्राओं में किन चीज़ों का अंकन देखने को मिलता है, तो वो अंकन नाग का था, वो अंकन त्रिशूल का था, वो अंकन बैल का, कुबड़ का और मानव चित्रण भी इसमें देखने को मिलते हैं। अगर बात करेंगे राजाओं की तो कुल मिलाकर 8 राजाओं की जानकारी मिलती है, जिसमें मगध, शिवदत्त, हरदत्त और शिवपालित, आसिक, गौमित्र, शिवरक्षित और विजयभूति, ये 8 राजा हैं। यदि विजयभूति की बात करें तो विजयभूति के जो मुद्राओं को रखा गया वो गढ़वाल विश्वविद्यालय में रखा गया। बाकी मगध, शिवदत्त, हरदत्त, शिवपालित और शिवरक्षित नामक राजाओं की जो मुद्राएं वो लंदन के संग्रहालय में देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा की। तो छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्रा है ये अम्बाला सहारनपुर वाले क्षेत्र से प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो छत्रेश्वर नाम के राजा थे ये शिव भक्त हुआ करते थे। इसकी पुष्टि पंडित राहुल सांगत्यायन की जानकारी से हम लोग प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर भी ताम्र मुद्राओं का प्रयोग किया गया है, जिसके लिए लोगों ने ब्राह्मी लिपि को ही चुना गया। इसके अलावा जो सिक्के थे वो 131 से 291 ग्राम के थे, और सिक्कों में जो मुद्रण देखने को मिलता है उसमें 2 हाथ वाली मुद्रा और दाएं हाथ में त्रिशूल होने की अनुभूति होती है। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने कुलिंद राजवंश के बारे में जानकारी ली, और इस कुलिंद राजवंश के बारे में हम लोग आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और आप अपने इन कॉन्सेप्ट्स को पूरा कवर कीजिए। थैंक यू।